नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नौजवानों का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वे नौकरी को लेकर किए जा रहे किसी भी वादे और बहस को लेकर भावुक ना हो, ना तो कांग्रेस की तरफ से भावुक हो और ना बीजेपी की तरफ से। आपने नौकरी सीरीज के दौरान देखा है कि किस तरह देश के कई राज्यों में चयन आयोगों ने नौजवानों को अपमानित और प्रताड़ित किया है। 5 साल में मोदी सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकी जिससे प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में नौकरियों की सही और ताजा संख्या का पता चल सके। यूपी बिहार का जिक्र आने पर जो भावुक प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में पहुंच रहे हैं, आप देखिए कि वो बोल क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुस्लिम के सप्लीमेंट के तौर पर यूपी बिहार का डिबेट चालू कर दिया, क्योंकि इसमें इमोशन का स्कोप रहता है। राज्य चयन आयोगों की परीक्षाओं के 4-4 साल हो जाते हैं, परीक्षा पूरी नहीं होती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता तो महीनों तक ज्वाइनिंग नहीं होती। क्या इसे लेकर कोई नेता या चैनल भावुक होता है? पहले कमलनाथ का बयान सुनते हैं, उन्होंने सफाई दी है, लेकिन मूल बयान को लेकर ही हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। क्या ऐसा कहने वाले कमलनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं? यूपी बिहार छोड़िए, क्या मध्य प्रदेश के नौजवानों को ही नए मुख्यमंत्री के बयान पर उत्साहित हो जाना चाहिए? मेरा अनुभव कहता है कि बिल्कुल उत्साहित नहीं होना चाहिए। आपने कमलनाथ को सुना, अब आपको अमित शाह का बयान सुनवाता हूं। यह बयान जनवरी 2017 का है। यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि उद्योगों में 90% नौकरियां यूपी के युवाओं को दी जाएंगी। हर युवा को मिले रोजगार। अगले 5 साल में हम 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का उत्तर प्रदेश की जनता को वादा कहते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में स्थापित हर उद्योग में 90% नौकरी उत्तर प्रदेश के ही युवा को मिले, ये हम सुनिश्चित करते हैं। मित्रों, सरकार बनने के 90 दिन के अंदर सभी खाली पड़े सरकारी पदों को भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। कमलनाथ 70%, अमित शाह यूपी के लिए 90%। जब अमित शाह ने यूपी की इंडस्ट्री में यूपी के 90% नौकरियों में या 90% नौकरियां यूपी के नौजवानों को देने की बात कही थी, तब बिहार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धरना प्रदर्शन किया था कि बिहार वालों का क्या होगा। क्या मध्य प्रदेश या झारखंड या बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा के नेता सड़कों पर उतरे थे कि यूपी में 90% रिजर्व हो जाएगा तो क्या होगा? अब यूपी के नौजवान ही अपनी सरकार से पूछ लें कि पिछले 1 साल में कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगी है उत्तर प्रदेश में जिसमें 90% नौकरियां यूपी के स्थानीय नौजवानों को दी गई हैं। एक फैक्ट्री का नाम पता कर लीजिए। 5 साल में 70 लाख रोजगार सृजित करने का वादा किया था अमित शाह ने। 1.5 साल हो गए, क्या 21 लाख रोजगार और स्वरोजगार का सृजन हुआ? पता कर लीजिए। क्या कोई प्रमाण दे सकता है जिससे हम जाकर चेक कर सकें? अमित शाह से यह सवाल कीजिए, और यही सवाल आप कमलनाथ से भी थोड़े दिनों बाद, बल्कि अभी से करना शुरू कर दीजिए। फिर से दोनों का बयान सुनाता हूं एक साथ, ताकि आपको लंबे समय तक 15 लाख वाले बयान की तरह याद रहे। बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। हर युवा को मिले रोजगार। अगले 5 साल में हम 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का उत्तर प्रदेश की जनता को वादा कहते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में स्थापित हर उद्योग में 90% नौकरी उत्तर प्रदेश के ही युवा को मिले, ये हम सुनिश्चित करते हैं। मित्रों, सरकार बनने के 90 दिन के अंदर सभी खाली पड़े सरकारी पदों को भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
अब जनवरी 2017 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तो यह भी कहा था, सुना आपने, कि 3 महीने यानी 90 दिनों के भीतर जितने भी खाली पद हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, कर दी जाएगी। क्या अमित शाह या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही बता सकते हैं कि 90 दिनों के भीतर उन्होंने वादे के अनुसार सरकारी विभागों के कितने रिक्त पद भरे थे, कितनी प्रक्रिया आरंभ की थी? बहुत दिनों तक तो चेयरमैन नहीं था। क्या यही बता सकते हैं कि यूपी सरकार के भीतर कितने रिक्त पद हैं और उसके भरे जाने की, तब नहीं भरे गए तो अब भरने की क्या डेडलाइन है? एक उदाहरण से इस बात को समझिए। वादा था यूपी में 90 दिनों के भीतर रिक्त पदों को भर दिया जाएगा, भरने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। दिसंबर 2016 में शिक्षकों की 12,460 पदों की बहाली निकली। मार्च 2016 में इनकी काउंसलिंग हो गई। 30 मार्च 2017 को नियुक्ति पत्र मिलना था, मगर अखिलेश यादव की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आ गई। नई सरकार ने यह कहकर रोक लगा दी कि हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा के नाम पर 1 साल निकल गया। ये बेचैन है, उसी की तस्वीरें हैं पुरानी। 12,460 शिक्षकों का सब्र टूटने लगा। मुख्यमंत्री से मिले, मंत्री से मिले, कुछ नहीं। वांत में जाकर उन्होंने 15 मार्च 2018 को बीजेपी मुख्यालय के बाहर, जो विजुअल आप देख रहे हैं, धरना दिया। 16 मार्च को मंत्री अनुपमा जायसवाल के घर का घेराव किया। 90 दिनों में रिक्त पदों का भरने का वादा पूरा नहीं हुआ। अदालत के आदेश के बाद भी सभी को नौकरी अभी तक नहीं मिली है। कुछ हजार को मिली, मगर कई हजार नौजवान रिजल्ट आने के बाद भी कई महीने से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप इनके लिए यूपी बिहार का डिबेट करना चाहेंगे? क्या कोई नेता बाहर खड़ा है जो इनकी लड़ाई लड़ने वाला हो, तैयार हो? हमने प्राइम टाइम में इस मसले को अपनी नौकरी सीरीज में कई बार दिखाया। बल्कि आप यूट्यूब पर वापस जाइए, ndtv.in के वेबसाइट पर है, और नौकरी सीरीज के तहत तमाम राज्यों के सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया को देखिए। आपको पता चलेगा कि भावुकता को छोड़कर देखिए कि आपके नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ किस तरह की हरकतें इन नौकरियों के द्वारा की जाती हैं। बहाल ही नहीं होती, निकलती है, कैंसिल होती है, कोर्ट केस इसी में घुमाया जाता है। अब कमलनाथ के बयान को लेकर जितने भी टीवी चैनलों पर डिबेट हुए हैं या हो रहे हैं, उन सबको आप देखिए बारी बारी से, और प्राइम टाइम के इस एपिसोड को भी देखिए। खुद तय कीजिए कि यूपी बिहार के नाम पर भावुकता की खेती हो रही है या वाकई नौकरी को लेकर गंभीर सवाल जवाब हो रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि नौकरी के सवाल को लेकर ईमानदार और सजग बने रहना होगा। टीवी स्टूडियो में आने वाले प्रवक्ता यूपी बिहार के नौजवानों की नौकरी की बात करने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी पार्टी और अपने नेता का बचाव करने आए हैं। गेम को समझिए आप। इन्वेस्टर समिट के नाम पर करोड़ों रुपए प्रचार के लिए फूंक दिए जाते हैं। वहीं उद्योगपति, एक ही उद्योगपति हर राज्य के इन्वेस्टर समिट में जाता है, वहां के मुख्यमंत्री की तारीफ कराता है। मीडिया और विज्ञापन और उद्योगपतियों को लाने ले जाने और आयोजन पर करोड़ों खर्च हो जाते हैं। दावे होते हैं कि कई लाख करोड़ के MOU हो गए, मगर मीडिया रिपोर्ट से ही पता चलता है कि ज्यादातर दावे बढ़ा चढ़ाकर किए गए, बहुत सारे बोगस निकले, जमीन पर नहीं निकली। एक मीडिया में रिपोर्ट मिली कि किसी ने RTI से गुजरात सरकार से पूछा तो सरकार ने जवाब नहीं दिया। जब फैक्ट्री ही नहीं लगी, निवेश ही नहीं हुआ, तो स्थानीय लोगों को रोजगार कहां से मिला? अब जब ये फेल हो गया, ये तिकड़म, तो सरकारों ने एक नया तरीका खोजा कि जिन उद्योगों को सरकार से रियायतें मिलेंगी, उन्हें 70 से 90% अलग अलग राज्यों में नौकरी स्थानीय नौजवानों को देनी होगी। क्या ऐसा कर देने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला? आप पता कर लें। कम से कम इन सरकारों को अपनी तरफ से ये बात बतानी चाहिए कि पहले से कितने स्थानीय काम कर रहे थे और इनकी नीति बनाने के बाद कितने नए लोग, स्थानीय लोगों को नौकरी मिली है। मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी, तभी 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि राज्य में जो उद्योग कायम होंगे उनमें 50% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। और जब ये कहा था, लगता है ये न्यूज हमारे राज्य के और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को ये खबर तक नहीं पहुंची थी। और जो उद्योग मध्य प्रदेश में 90% युवाओं को रोजगार देंगे, तब कहा था उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान ने, उन्हें 2 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि शिवराज सिंह चौहान, चाहे तो वो या नए मुख्यमंत्री कमलनाथ, दोनों ही ये बता दें कि 2012 से लेकर 18 के बीच मध्य प्रदेश में कितने उद्योग लगे, उनमें राज्य के कितने युवाओं को रोजगार मिला, और कितनी ऐसी फैक्ट्रियां या कंपनियां हैं जिनमें 50% या उससे ज्यादा स्थानीय लोगों को काम मिला है। 26 सितंबर 2018 की इंडियन एक्सप्रेस में अविनाश नायर की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का बयान है।
उनकी सरकार जल्द ही कानून बनाने जा रही है कि जो भी इंडस्ट्री वहां कायम होगी उसे 80% काम गुजराती युवाओं को देने होंगे। गुजरात में 1995 के एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार 15 साल से अधिक समय से रहने वाले युवाओं को स्थानीय माना जाता है। यही क्राइटेरिया कर्नाटक में भी हमने रिसर्च के दौरान देखा। एक्सप्रेस ने यह भी बताया था कि 4700 बड़े उद्योगों में 92% काम स्थानीय लोगों को दिया गया था। अभी नीतियों की वजह से है या पहले से ऐसी स्थितियां हैं कि लोगों को लेबर मिल रहा है, किस तरह का काम है, कितनी सैलरी का काम है, इसका कोई डिटेल नहीं है। गुजरात के अलावा हिमाचल प्रदेश ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं। जुलाई महीने में ट्रिब्यून में खबर छपी, इसी जुलाई महीने में, कि राज्य के उद्योगों में 80% नौकरियां स्थानीय युवाओं को दी जाएंगी। पहले 70% का कोटा था, वहां पहले से था 70 का, जिसे नई सरकार ने बढ़ाकर 80% कर दिया। ट्रिब्यून अखबार ने लिखा था कि इस नियम के कारण मौजूदा निवेशकों को 10% लोगों को काम से हटाकर स्थानीय युवाओं को लाना होगा। इसके बाद क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ, हमें नहीं मालूम। कोई ऐसा वेबसाइट नहीं जहां सीधा सीधा रोज का रोज डेटा आता हो, आंकड़ा आता हो। आंकड़ों के मामले में इतनी लापरवाही और धांधली है कि सही चीजों का पता लगाने के लिए सैकड़ों संवाददाता चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, संसाधन की कमी है। इसीलिए मैं अलग अलग सोर्स से सूचनाओं का संग्रह करता हूं ताकि एक तस्वीर दिखे जिसे कोई सामने नहीं आने देना चाहता है। उस तस्वीर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश की उद्योगों की संस्थाओं ने सबने ऐसे नियमों और ऐलानों की आलोचना की थी। मीडिया रिपोर्ट से ही पता चलता है। कई बार ऐसे काम भी होते हैं जिनके लिए स्थानीय स्तर पर ना तो प्रतिभा होती है, ना ही स्थानीय लोगों की दिलचस्पी होती है। 3 फरवरी 2017 के हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि कनाडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें क्लरिकल जॉब में 80%, उस समय यही मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, और उच्च दक्षता वाले काम में 65% नौकरियों में स्थानीय युवाओं को रखने का सुझाव दिया गया था। वहां तो सरकार कांग्रेस की थी, अब भी है। वही अमित शाह को बता दे फोन करके कि हमने, या ट्वीट करके कि हमने इस नीति के तहत इतने स्थानीय लोगों को नौकरी दी है। अमित शाह भी यूपी का डेटा लेकर कांग्रेस के नेता को ट्वीट कर दें कि हमने यूपी में इतनी फैक्ट्रियों में 90% युवाओं को नौकरी दिला दी है यूपी के। नवंबर 2014 में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 70% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने की नीति बनाई थी। क्या हुआ पता नहीं। सारी बहस भावुकता को लेकर है। नौकरियों के सवाल पर राजनीतिक दल सामने नहीं आते हैं, सरकारें पीछे छुप जाती हैं। जैसे ही इमोशनल इश्यू आता है, दौड़े दौड़े प्रवक्ता चले आते हैं जैसे नौकरियों के लिए बहुत काम कर रहे हों। दिन रात वही रोजगार को लेकर लड़ते हैं। क्यों नहीं केंद्र और राज्य सरकारों के पास रोजगार को लेकर कोई विश्वसनीय आंकड़ा है, कोई व्यवस्था है? बताइए। एमपी में कमलनाथ ने कहा है कि जो मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेंगे, यूपी बिहार के लोग हैं वो आके यहाँ पे नौकरियां ले जाते हैं। इस तरह का काम करना ये गलत है। महाराष्ट्र में आपको समय समय पर सुनने को मिलता है कि उत्तर भारतीय क्यों आ गए यहाँ पर, उत्तर भारतीय कारोबार क्यों कर रहे हैं, उत्तर भारतीय नौकरी में क्यों आ गए। ये बात एक बार दिल्ली से भी आई थी, अब ये बात मध्य प्रदेश से आ रही है। और अगर उत्तर भारत के लोग तय कर लें तो केंद्र में कौन आएगा? पिछले 4 साल से अक्सर रिपोर्ट आती रही है कि नौकरियां घट रही हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नोटबंदी के बाद नौकरियां घट रही हैं। क्या इस पर भावुक बहस हुई? वो नौकरियां किसके लिए थी? हमारे आपके लिए थी क्या? उसे लेकर बहस हुई? नहीं। एंगल देखा जाता है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी करके ये टीवी में जो डिबेट होता है उसमें टाइम काटा जाता है। उसमें कुछ होता नहीं है, 2 प्रवक्ता आते हैं, लड़ भिड़ के टाइम बीत जाता है और काम चला जाता है और आप सोचते हैं कि आप न्यूज देख रहे हैं, आपको कोई सूचना मिल रही है। दरअसल आप टटोल के देखिए, दोबारा जाकर देखिए कि उसमें क्या सूचना मिली है, तब मेरी बात समझ में आएगी। नहीं तो 10 साल बाद आप याद करेंगे ही मुझे। नई नौकरियां नहीं बन रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले खबर छपी थी अखबारों में कि ट्रेडर्स, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेक्टर में नोटबंदी के बाद से 35 लाख नौकरियां चली गईं। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने 34,000 छोटे बड़े कारोबारों का सर्वे किया था और ये नतीजा बताया कि 35 लाख लोगों की नौकरी गई। 1 करोड़ से ज्यादा प्रभावित हुए। अगर परिवारों के हिसाब से देखिए, 5 से गुना कर दीजिए। क्या इस पर चर्चा हुई? क्या तब नहीं हुई तो अब हो रही है? क्या इसमें यूपी बिहार के लोग नहीं होंगे? मध्य प्रदेश, चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के लोग नहीं होंगे? हम नौकरियों के सवाल को यूपी बिहार के संदर्भ से जोड़कर देखना बंद कर दें और भावुक होना बंद कर दें। प्राइवेट छोड़िए, कुछ सरकारी नौकरियों का हाल बताता हूं। मैं बता तो कई सैकड़ों सरकारी नौकरियों का हाल बता सकता हूं, मगर कुछ का बताता हूं। ये आप तस्वीर देखिए। उज्जवल दास
उज्जवल दास की तस्वीर है। इनके साथी उज्जवल दास और कंचन अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। पार्थिव शरीर उज्जवल दास का है, जिसका निधन 17 दिसंबर को हो गया। उज्जवल को लाठी चार्ज में चोट आई थी। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इलाज नहीं हो सका, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सोमवार से पहले रविवार को यानी 16 दिसंबर को महिला व बाल कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस के घर के बाहर धरना दे रहे कंचन दास की मौत हो गई। दुमका स्थित मंत्री के घर के बाहर मौत हुई। कंचन मंत्री के घर के तंबू में सो गया, बाहर जो तंबू था, मगर सुबह उठा नहीं। साथी जगाने गए तो उसका शरीर अकड़ा हुआ था। कंचन दास 10 साल से पारा शिक्षक था। झारखंड में अपने साथियों के लिए चावल लेकर आया था ताकि धरना चले। कंचन की मौत के बाद बाइक की रैली निकाली पारा शिक्षकों ने। झारखंड के दुमका में यह रैली निकाली गई। उज्जवल और कंचन के अलावा बहादुर ठाकुर, जीतन खातून की मौत हो गई। ये सभी 15 नवंबर के लाठीचार्ज में घायल हुए थे। क्या इन पारा शिक्षकों को लेकर कोई चर्चा हुई? क्या यूपी, बिहार, झारखंड हुआ? ये लोग 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, चाहते हैं कि इनकी नौकरी पक्की हो जाए और अच्छी सैलरी मिले। बोलने के लिए आज मेरे पास शब्द नहीं है कि हमारा एक भाई जो गुजरा है और इस अवस्था में गुजरा है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो करके, कहीं अगर पढ़ करके कहीं पे अगर कोई साथ में नहीं रहा हो, उस हालत में अगर कोई गुजरे तो अलग बात है। लेकिन मैंने सामने कोई व्यक्ति उसको मरते हुए देख रहा है और वो कुछ नहीं किया है। देखिए, हम लोग का रणनीति बना हुआ है पहले से ही कि हम लोग जो है सत्ता और विपक्ष के यहाँ आवास के यहाँ घेरा डालो, डेला डालो अनिश्चितकालीन के लिए कर रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। हम लोग बैठ रहे सभी विधायक हैं, लेकिन माननीय मंत्री, कल्याण मंत्री जो है, इनके आवास पे हम लोग जो है तत्काल के लिए स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ नहीं बैठेंगे। हमारे जो है ये एक जान लेने वाले मंत्री बन गई है, क्योंकि कल हमारे साथी कंचन दास जो है उन्हीं के आवास के सामने डेट कर गए हैं। हम लोग को अब डर लगने लगा कि पता नहीं मंत्री जी क्या करेंगे, फिर एक साथी का जान चला जाए। हम लोग जान देने नहीं, अपने हक अधिकार के लिए आए हुए हैं। इसलिए हक अधिकार के लिए हम लोग जो है वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो धरना प्रदर्शन चलेगा और सत्र के दौरान जो है 24 तारीख से भूख हड़ताल पे भी रहेंगे। तमाम झारखंड के जो 68,000 पारा शिक्षक है सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे सत्र तक। और सत्र तक अगर हमारी बात नहीं सुनती है सरकार, तो आगे हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। झारखंड में पारा शिक्षकों की बड़ी समस्या है। वे सैलरी और अपनी नौकरी की शर्तों को लेकर कई बार संघर्ष कर चुके हैं। 10-10 साल से ये पारा शिक्षक पढ़ा रहे हैं। हमने प्राइम टाइम की नौकरी सीरीज में कई बार दिखाया, मगर यूपी बिहार को लेकर भावुक होने वाले नेता भावुक नहीं हुए। क्या इन सवालों पर बहस होती है? नहीं होती है। यूपी बिहार की चिंता करने वाले नेता इनके लिए बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। जो विपक्ष में वो बोलते हैं, जो सरकार में होते हैं वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, वो चुप हो जाते हैं। सरकार में जाने के लिए बोलते हैं जरूर, जाकर नहीं बोलते हैं। यूपी बिहार में सरकारी नौकरियां देने की जो व्यवस्था है उनकी ही समीक्षा कर लीजिए, आपको स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। अब आप तस्वीर आपको दिखाता हूं कि यहां नारा लग रहा है भर्ती दो या अर्थी दो। नारा लगाने वाले उसी यूपी के 70,000 करीब 70,000 प्राइमरी शिक्षक हैं। उन्हीं में से एक है जिन्होंने नौकरी का इम्तिहान दिया था। यह वीडियो सितंबर महीने का है। इस बहाली में घोटाला हो गया। जिसे 122 नंबर आया था उसे फेल कर दिया गया और 20 ऐसे लोगों को पास करा दिया गया जो फेल हो गए थे। ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। ऐसे कई लोगों को नौकरी दी गई जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी थी। बताइए, क्या यह मामला इतना गंभीर नहीं है कि इनकी समीक्षा हो पब्लिक में? क्या यूपी बिहार करने वाले नेता इन समस्याओं पर ध्यान देंगे कि उनके राज्य के सरकारी इम्तिहानों में घपला रुके, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, साख बढ़े? अंकित वर्मा को फेल कर दिया गया। जब कोर्ट के आदेश से कॉपी चेक हुई तो वो 68,000 लोगों का टॉपर निकला था। सोचिए, ये घपला था। जब 13 तारीख को रिजल्ट आउट हुआ तो मैंने देखा कि उसमें मेरे 22 नंबर ही थे, जबकि मेरे पास मेरी कार्बन कॉपी थी पूरे 150 नंबर की, जिसमें 122 नंबर हो रहे थे। उसके बाद मैंने अप्लाई किया यहाँ पर कार्बन कॉपी लेने के लिए, 2000 की डीडी जमा की। यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो हमने कोर्ट में केस किया और केस के थ्रू 31 तारीख को मेरी स्कैन कॉपी निकली, जिसमें एकदम साफ 122 नंबर लिखे हुए हैं। मुझे तकलीफ ये है कि मेरे मार्क्स ज्यादा होते हुए भी मुझे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। मुझसे कम नंबर वाले, मुझसे कम गुणांक वाले जो लोग हैं उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। जैसे मेरे पास पूरी लिस्ट है रायबरेली जिले की, जिसमें मेरा गुणांक 68.94 होते हुए भी मुझे रायबरेली की जगह फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट मिला है। मेरे जैसे करीब 25,000 लोग हैं जिनको जो है अधिक गुणांक होते हुए भी उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है। योगी सरकार के समय ही इस परीक्षा का विज्ञापन आया और यह भी कई तरह के विवादों में फंस गया, समय से पूरा नहीं हुआ। अभी भी सबकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है।
पीड़ित छात्र कट ऑफ मार्क को लेकर दिन रात संपादकों को, मंत्रियों को ट्वीट करते रहते हैं, टैग करते रहते हैं, कोई नहीं सुनता है, जबकि वो यूपी के हैं। बिहार में भी 2014 की कई परीक्षाएं मिल जाएंगी जिनका रिजल्ट 2018 तक नहीं आया है। गिरिराज सिंह को भावुकता छोड़ बिहार से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करना चाहिए। वहां के चयन आयोगों के बाहर बहुत सारे नौजवान नेताओं का इंतजार कर रहे हैं, पत्रकारों का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनकी आवाज उठाए। बिहार यूपी के लोग जहां भी जाते हैं मान सम्मान से उस राज्य के प्रगति में योगदान देते हैं अपने परिश्रम के बल पर। मैं कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि भारत एक संघीय ढांचे में है कि नहीं है। कमलनाथ को इसका जवाब देना पड़ेगा और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को बिहार यूपी के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इसका जवाब लोग देंगे। गिरिराज सिंह कमलनाथ से जरूर सवाल करें क्योंकि वो सेफ है, मगर अमित शाह से बिल्कुल सवाल ना करें, न तो मुसीबत में फंस जाएंगे। क्योंकि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में ये घोषणा पत्र में लिखा है कि स्थानीय उद्योगों में 90% नौकरियां जो है स्थानीय लोगों को दी जाएंगी। गिरिराज सिंह मतलब कमलनाथ सेफ हैं, अमित शाह से भिड़ने की जरूरत नहीं है। बिहार, यूपी और राजस्थान ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक की परीक्षा का हाल बताता हूं आपको। 623 पदों के लिए आरबीआई सहायक परीक्षा निकली थी। अक्टूबर 2017 में वैकेंसी निकली। मार्च 2018 तक कई प्रक्रियाएं पूरी हो गई, परीक्षा पूरी हो गई, मगर अभी तक मार्च से ये क्या है, दिसंबर बीतने जा रहा है, किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई। जिनका मुकदमे में नहीं फंसा है उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। मुंबई रीजन के 261 पदों को लेकर कोई कोर्ट चला गया, मामला फंस गया। आप यकीन करेंगे कि इसकी अगली तारीख सुनवाई कब की है? 25 सितंबर 2019 की मिली है। एक छात्र ने लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की संविदा की परीक्षा पास कर घर बैठा है, 7 महीने से ज्वाइनिंग नहीं आई है, उसका मन नहीं लग रहा है। तो नौजवानों के साथ भावुकता के नाम पे ये ड्रामेबाजी बंद कर दीजिए। वो वाकई परेशान है, चाहे वो कांग्रेस को वोट देने वाले हों या बीजेपी को वोट देने वाले हों, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि रेलवे की परीक्षा आई थी, दावा किया गया था कि 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे हैं। पहले 500 का फॉर्म निकला, बाद में रेल मंत्री ने कहा कि 400 रुपया वापस कर देंगे। गिरिराज सिंह और कमलनाथ इनकी भी लड़ाई लड़ सकते हैं अगर लड़ाई लड़ने में अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो। वैसे रघुराम राजन ने, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने, डॉक्टर प्रणय रॉय से बातचीत करते हुए कहा कि नौकरियों की स्थिति भयावह हो चुकी है। How bad is the no jobs issue, the lack of jobs? I think this is a very serious issue. I think this reflects the problems with our current paradigm, that even at 7% growth, I think it's whatever the number is, it's not producing the jobs. 25 million people applying for 90,000 railway jobs, and these aren't great railway jobs. 25 million. 25 million applications for 90,000 railway jobs, and these are, you know, those track workers and so on. They actually have to work, and you know, that seems to me a reflection of the fact that we really have a jobs problem. रघुराम राजन को एक बात की जानकारी नहीं होगी, जब ये 2.5 करोड़ लोग इम्तिहान देने के लिए निकले तो बिहार और यूपी के ही थे, और इनकी परीक्षाएं दूसरे राज्यों में 2,500 हजार किलोमीटर दूर कर दी गईं। इनके पास पैसे नहीं थे। बहुत सारे छात्र पैसे के कारण कि 2-2 दिन की यात्रा कैसे करेंगे, होटलों में कहां, सड़कों पे कहां रुकेंगे, नहीं जा सके, क्योंकि और कईयों की दूसरी परीक्षाएं भी अगल बगल में थी। जो पहुंचे वो बहुत तकलीफ के साथ पहुंचे। नौकरी नहीं है, न प्राइवेट में न सरकारी में। सरकारी नौकरियों के मामले में जितनी हैं उन्हीं को सरकारें समय पर नहीं दे पाती हैं। नौजवानों के साथ ये अन्याय यूपी में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, कर्नाटक और राजस्थान में भी है। राजस्थान में जो शिक्षक हैं वो इतने परेशान हैं, इतना मैसेज करते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। वो कई महीनों से मैसेज कर रहे हैं। इसलिए ये सवाल भावुकता का नहीं है, नौटंकी छोड़ दीजिए। अब अगर भावुकता में बहेंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का फिर कोई झांसा देकर चला जाएगा। बाकी ब्रेक के बाद। खेतों में फसल कटने के बाद जो पराली यानी खूंटी रह जाती है, उसे जलाने से जुड़ी समस्या खत्म नहीं हुई है। किसान अब भी पराली से निपटने के लिए उसे जलाना ही सबसे आसान मानते हैं। पराली के जलने का सीधा असर हवा पर पड़ता है, जो सांस लेने लायक नहीं रह जाती। ऐसे में एक नया समाधान आया है, एक वेस्ट डिकम्पोजर की शक्ल में।
एक छोटी सी शीशी में मिलने वाला ये वेस्ट डिकम्पोजर सस्ता भी है और कीटनाशक की जगह भी ले सकता है। ये पराली को खेतों में ही डिकम्पोज कर देता है, इसका दावा किया जा रहा है और इससे किसानों की फसल भी पहले से बेहतर होने लगी है। किसान को थोड़ा ये 20 रुपए की शीशी खेती के लिए वरदान साबित हो रही है। ये पराली को खाद में बदल डालती है, जिस पराली की वजह से केंद्र सरकार से लेकर 4 राज्यों की सरकारों की नाक में दम है। उत्तर भारत में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है और इसकी वजह से 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ रही है। उसका हल इस शीशी में है। जो किसान इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो मुनाफे में हैं। आप पराली को सोना बना सकते हैं। कैसे? ये है पराली। ये है पराली। अब आप पराली में देखिए, इसको डिकम्पोज किया जा रहा है। हालांकि ये बहुत मोटा है। आप अपने खेतों में इसको पतला बिछा दें। अच्छा, जैसे काट रहे हैं जैसे उस तरह से बिछा दें और उसमें पानी लगा के और डिकम्पोजर, जैसे आपका अगर 1 एकड़ है तो 1000 लीटर 2 बार 3 बार हफ्ता 10 दिन के बाद डालिए। 1 से 1.5 महीने में वो गल के मिट्टी में मिल जाएगा। इस बार हरियाणा में मैंने खुद किसानों के द्वार तक जाके किसानों तक पहुंच के काफी अधिक मात्रा में ये कहूँ कि 100, 150, 200 किसानों को धान की पराली को जलाने से मैंने बचाया है। मैंने खुद वेस्ट डिकम्पोजर देके किसानों को इसके बारे में उत्साहित करने का काम किया है और उन किसानों ने वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से धान की पराली बिल्कुल अपने खेत में डिकम्पोज की। उसके सबूत भी मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आपकी दरअसल यह कोई जादू नहीं है, शुद्ध विज्ञान है। इस शीशी में वेस्ट डिकम्पोजर है, जिसे गाय के गोबर और पत्तियों के जीवाणु से तैयार किया गया है। इसके जरिए पंकज वर्मा जैसे किसान जैविक खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये जो 20 रुपए का डिकम्पोजर है, ये इसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं और ये 20 रुपए के डिकम्पोजर से कैसे पूरी पराली की समस्या का हल हो सकता है और इस डिकम्पोजर से कैसे आप बना सकते हैं, ये आप देखिए। 100 लीटर पानी में 1 किलो। अच्छा। तो इसमें 2 किलो गुड़ गया है। हाँ। और ये 1 बॉटल गया है। अच्छा। और इसके बाद क्या है, इसको दिन में जाड़े में 3-4 बार घुमाते हैं, गर्मियों में 2 बार घुमाते हैं। इसको ढक के रखते हैं। ये देखिए, ये बनना शुरू हो गया। ये माइक्रोव्स हैं। अच्छा, इसका जो वाटर का कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अच्छा, ये 1-2 दिनों में तैयार हो जाएगा। इसी पानी को आप खेतों में डालेंगे। ये पानी नहीं है सर, ये अमृत है। इस डिकम्पोजर को राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने तैयार किया है। केंद्र के डायरेक्टर किशन चंद्रा बताते हैं कि पिछले साल से ही ये वेस्ट कंपोजर किसानों को दिया जा रहा है। पराली को काट के वहीं खेत में डाल दीजिए। डालने के बाद उसमें 500 लीटर हमारा वेस्ट डिकम्पोजर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के 10 दिन के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगी। उसके ऊपर जो हम ट्रैक्टर से जो पीछे ब्लेड्स होते हैं उसको चला दें तो वो क्या है कि आपका जितनी पराली है वो कट जाती है। कटने के बाद फिर स्प्रे करने 500 लीटर और फिर दोबारा आप उसको 20 दिन के बाद 20 दिन पे आप रोटावेटर चला दें। तो जब वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा तो पूरी खाद बन जाती है। 20 दिन में पूरी खाद बन जाती और बहुत हजारों किसान इसको यूज कर रहे हैं। इस वेस्ट डिकम्पोजर की सबसे खास बात यह है कि किसान इसे दोबारा अपने खेत में ही तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें कोई कीटनाशक प्रयोग करने की जरूरत भी नहीं है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 6 साल पाकिस्तान की जेल में बंद रहे भारतीय नागरिक हामिद अंसारी को पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया। 33 साल का मुंबई निवासी हामिद अंसारी पेशावर की जेल में बंद था। पाकिस्तान के मुताबिक उसके पास नकली आइडेंटिटी कार्ड था। हामिद अंसारी का कहना है कि वो एक लड़की से ऑनलाइन दोस्ती होने के बाद अफगानिस्तान के रास्ते उससे मिलने के लिए पाकिस्तान चला गया, जहां उसे पकड़ लिया गया। पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने उसे जासूस होने के शक में गिरफ्तार किया था। 3 साल की सजा मिली और उसके बाद वापसी की प्रक्रिया में 3 साल लग गए, मगर भारत आ गया। भारत सरकार के दखल के बाद पेशावर हाईकोर्ट ने उसे भारत को सौंप दिया है। हामिद अंसारी भारत लौटने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिला, उनका धन्यवाद अदा किया। हामिद से पूरे वाकये पर बातचीत की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने।
हमारे साथ हामिद अंसारी है। हामिद, आपसे समझना चाहेंगे, सरजमी पे आपने कदम रखा, 24 घंटे से ज्यादा हो गए जी, क्या कहेंगे यहाँ जब आपने कदम रखा तो एक एहसास 6 साल बाद अपने मुल्क में आने को लेकर, थोड़ा सा आपसे? डेफिनेटली ये बहुत ही एक एड्रेनलिन रश था मेरे लिए, बहुत अच्छा एहसास था कि मैं अपने घर आ चुका हूँ, अपने लोगों के बीच, अपने वतन, अपने देश आ चुका हूँ। और यहाँ पे आने के बाद जो मुझे मोहब्बत मिली, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे। जैसे जैसे कि मुझे फिर बाद में, क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ था, तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से, मैं तो जतिन जी को पहले भी जानता था, 1-2 मरतबा इनसे मुलाकात हुई थी, फ़ोन पे बात हुई थी, लेकिन फिर जब पता चला कि भाई कितने हज़ारों लोगों ने मेरे पीछे मदद की है, यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों कंट्रीज़ में, तो आई वॉज लाइक यार ये तो मैंने पहली मरतबा जान रहा हूँ। तो इन सब की जो एफर्ट्स थी, इन सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मीडिया ने जो मेरे लिए किया है, मतलब मैं तो वहाँ पे तो मैं तो अनजान था, लेकिन अब इन लोगों के जरिए पता चल रहा है कि मीडिया ने किस तरीके से इस बात को प्रमोट करके ऊपर उठाया और मुझे वापस लाने में मदद की है। तो मैं मीडिया का भी इस बात के लिए बहुत ज्यादा। सुषमा स्वराज से मिले तो आंखें छलक आई थी आपकी? जी जी जी, क्योंकि सुषमा स्वराज जी ने जब मुझे गले लगाया, उन्होंने बेटा कहकर गले लगाया, तो एक ममता मुझे उनमें भी नजर आई। तो मैं उनके सिर्फ मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने सुषमा स्वराज मैडम को ये कहा कि मैडम जी, आप जितने भी देश के लड़के हैं जो नौजवान हैं, आप उन सब के लिए मदर इंडिया हैं। आपने मुझे यहाँ वहाँ से एक निकाला, एक मुसीबत से निकाला, हम आपके लिए इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। तो 6 साल जो आपके वक्त वहाँ बीत गए पाकिस्तान में, क्या लगता है कि वो गलती एक तरीके से हो गई जब अपने अपनों के बीच में आप नहीं रह पाए? देखिए, इसमें यह था कि गलती मेरी अपनी थी, क्योंकि गलत स्टेप मैंने लिया था, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी, मकसद गलत नहीं था। तो बस ये हुआ कि भाई चूंकि गलती थी तो गलती की सजा तो होनी है। तो मैं इन चीजों को बस ये था कि भाई मेरी अपनी गलती थी, तो मैं किसी को इसमें ब्लेम नहीं करता। नाउ इट्स लाइक सजा, गलती की, सजा हो गई, लेट्स लुक टू द फ्यूचर नाउ। आप भी कह रहे थे कि शादी आपने नहीं की, ऐसा कुछ? या ऑफ कोर्स, दैट्स लाइक वो चीजें होंगी। हाँ, यस, ऑफ कोर्स होगा। क्या 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 था जो नहीं कर पाए उस बीच में? हर एक चीज थी, शादी थी, और जो डेली लाइफ गुजारते हैं, जो हम लोग जो फंक्शंस अटेंड करते हैं, तो एवरीथिंग हैड स्टॉप। सो अभी भाई आ गया है एंड एवरीथिंग नाउ, अभी आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है।